Today we are going to do 6th chapter of your class 6th Roots and Wings book, and the chapter name is 3 important questions. 3 मुख्य सवाल. कुछ 3 important questions के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है. So let us read the chapter. After returning from school, you had lunch and an hour to relax. स्कूल से वापस आने के बाद आपने लंच किया और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा है आपके पास रेस्ट करने के लिए. आपके प्लान्स के हिसाब से आपको कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, कुछ काम दिए गए हैं. आपको ये नंबरिंग देनी है कि किस काम को आप प्रेफर करोगे, किस काम को आप पहले करना पसंद करोगे. क्या है, अ क्लोज फ्रेंड वाज टू पे यू विजिट, मतलब आपका प्लान के हिसाब से आपका एक फ्रेंड है वो आपको मिलने के लिए आने वाला है. एंड नेक्स्ट है, योर यंगर ब्रदर वांटेड यू टू प्ले वीडियो गेम विद हिम, और आपका जो छोटा भाई है आपके साथ बैठकर वीडियो गेम खेलना चाहता था. और यू वांटेड टू वॉच टीवी, आप टीवी देखना चाहते थे, टीवी देखना चाहते थे, और एकदम से आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो स्लिप कर जाते हैं, उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो लिविंग रूम में गिर जाते हैं. तो अब आपके पास ये 3 सिचुएशंस हैं, 3 वर्क्स हैं. अब आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपने इनको सेट करना है कि कौन सा काम आप पहले करेंगे, कौन सा काम आप पहले करना पसंद करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मी, आपके अगर ग्रैंडफादर स्लिप हो गए, उन्हें चोट लगी, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उनकी हेल्प करेंगे. सो फर्स्ट विल बी दिस वन, एंड देन आपका कोई क्लोज फ्रेंड आना चाहता है तो आप उसको बुलाएंगे कि वो आपसे आके मिले. और देन थर्ड यू विल गिव प्रायोरिटी टू योर यंगर ब्रदर बिकॉज दैट इज़ जस्ट फन, वो फन करना चाहता है तो उसको आप एंड में करेंगे. सो दिस इज़ ऑल द प्रायोरिटी. अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, इसमें भी एक राजा के अंदर एक दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि उसको कौन सा काम पहले करना चाहिए. सो लेट अस रीड द स्टोरी बिफोर अनफोल्डिंग द चैप्टर. लेट अस रीड द स्टोरी. लियो टॉल्स्टॉय वॉज अ रशियन ऑथर. लियो टॉल्स्टॉय कौन है, वो एक रशिया का ऑथर है, लिखता है, अपने लेखक है. एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, और बहुत ही अच्छा नॉवलिस्ट है, वर्ल्ड का बहुत ही जाना माना नॉवलिस्ट है जो नॉवल लिखता है. वार एंड पीस एंड अना कैरेनिना आर सम ऑफ हिज रिमार्केबल क्रिएशंस, और ये 2 नॉवेल्स के जिनके नाम लिखे हुए ये इन्होंने लिखे हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए हैं. Here is a story by him about the quest of a mighty king to find answer to 3 important questions. यहाँ पर जो हमें एक स्टोरी दी गई है वो क्या है, एक माइटी किंग मतलब एक जो राजा है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, तो वो उनके आंसर पाना चाहता है, तो वो किस तरह से अपने आंसर्स को पाने की कोशिश कर रहा है. दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. लेट अस रीड द स्टोरी. देयर लिव्ड अ माइटी किंग लॉन्ग अगो. एक मेधावी राजा रहता था बहुत टाइम पहले, एक मेधावी राजा रहता था. इट अकर्ड टू हिम दैट ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड whom to completely avoid, and if he knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything that he might undertake to do in his life. अब क्या हुआ, उसके दिमाग में एक ख्याल आया, टक्कर टू हिम, उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको हमेशा पहले ही पता चल जाए कि कोई भी काम शुरू करने का सही टाइम क्या है, किसी काम को बिगिन मतलब स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है. इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, अगर उसे पता चल जाए कि कौन सा समय सही है किसी भी काम को शुरू करने का. इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, और अगर उसको पता चल जाए कि कौन सा राइट पीपल है, कौन से पीपल हैं जिनको मुझे सुनना चाहिए. एंड होम टू कम्प्लीटली अवॉइड, और किसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, उनकी बातों को पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब वो यूजलेस बातें ही करेंगे. एंड इफ़ ही न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और अगर उसको पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग. अगर उसने सोचा कि अगर मुझे इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा, जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, जो भी मैं काम शुरू करूँगा वो मेरा काम बिल्कुल सक्सेसफुली पूरा होगा. Soon he had proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to the person who would teach him what was the right time for every action, who were the most necessary people, and how he might to come to know what was the most important thing to do. उसने क्या किया, बहुत जल्दी उसने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दी. प्रोक्लेम मतलब घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी अपने राज्य के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा रिवार्ड देगा उस पर्सन को जो कि उसको ये सिखाएगा कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, और
उसको कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वाला कौन सा है। उसने ये घोषणा करा दी कि जो मुझे इन तीनों सवालों के जवाब देगा उसको मैं बहुत ज़्यादा रिवार्ड दूंगा। मैनी लर्नड मैन केम टू हिम, बहुत सारे ऐसे विद्वान ज्ञानी लोग उसके पास आए, बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर, लेकिन सभी ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। द किंग लिसन टू वट दे हैड टू से, जो किंग था उसने सभी की बातों को सुना, आराम से सुना। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका था उसके रिप्लाई में कुछ ने कहा, सम सेड दैट इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि अगर आप राइट टाइम किसी भी एक्शन का करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज मंथ्स ईयर्स एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। अगर किसी पर्सन को इस बारे में पता करना है तो एक पर्सन को एडवांस में ही अपना एक टेबल बना लेना चाहिए डेज़ का, कि किस काम को क्या क्या काम उसके करने वाले हैं, मतलब एक काइंड ऑफ टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और मंथ्स और ईयर्स के हिसाब से, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही उसको जीना चाहिए। तो दस दे कुड बी एवरीथिंग ऑन प्रॉपर टाइम। और अगर उसने ऐसा कर लिया, किसी पर्सन ने ऐसा कर लिया, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम जो है वह बिल्कुल सही है, किसी भी काम को करने का प्रॉपर टाइम क्या है। एंड अदर्स डिक्लेयर्ड, अब एक पर्सन ने तो ये जवाब दिया, बाकी लोगों ने क्या जवाब दिया, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ है कि हमें किसी भी काम को करने का पहले ही पता लग जाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। But instead of being absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on. तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मतलब आइडल पास टाइम मतलब अपनी बेतुकी की इधर उधर की बातों के अंदर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, उनमें बिजी रहने के बजाय हम एक पर्सन को क्या करना चाहिए कि उसको हर एक काम पर ध्यान देना चाहिए, जो भी काम करने वाला है, व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू डू, करने वाला जो भी काम है उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। Others insisted that in spite of being very attentive, it was impossible for the king to decide the right time of every action. कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया कि वो जो राजा है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, हर काम पे ध्यान देता है, लेकिन फिर भी उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो हर एक काम का राइट टाइम पता कर सके। इन फैक्ट बल्कि उसकी बजाय ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प हिम फिक्स फॉर द प्रॉपर टाइम ऑफ एवरी एक्शन, कि इसकी बजाय राजा को क्या करना चाहिए, एक काउंसिल बना लेना चाहिए, मतलब एक ग्रुप, एक कमेटी बना लेनी चाहिए वाइज मैन की, बुद्धिमान व्यक्तियों की, जो कि उसको प्रॉपर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें। सम थॉट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल एज समथिंग शुड नॉट वेट टू बी बॉट अप बिफोर अ काउंसिल एंड नीड डिसीजन इमीडिएटली। लेकिन कुछ लोगों ने क्या तर्क दिया, उन्होंने क्या विचार दिया कि ये प्रैक्टिकल बात पॉसिबल नहीं है, कि कोई भी ऐसी हर एक बात को हम काउंसिल के आगे नहीं ला सकते, किसी भी कमेटी के आगे नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका जो डिसीजन है वो इमीडिएटली लेना पड़ता है, मतलब एडवांस किसी भी बात का डिसीजन लेना पड़ सकता है, इसलिए हर बात को काउंसिल के आगे नहीं लाया जा सकता। अदर्स फेल्ट दैट ओनली मैजिशियन शुड बी कंसल्टेड, और कुछ लोगों ने सोचा कि इसके लिए तो किसी जादूगर को ही कंसल्ट किया जाना चाहिए, उसी से ही बात की जानी चाहिए। एज दे हैड द एबिलिटी टू नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर के बारे में पहले ही गेस कर सकते हैं। बिफोर हैंड मतलब समय से पहले ही उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। मैजिशियंस के अंदर ये कैपेसिटी होती है। अब नेक्स्ट क्या है, टू द सेकेंड क्वेश्चन वेरियस आंसर्स वर गिवन। अदर जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका भी अलग अलग जवाब दिए गए लोगों के द्वारा। some held the opinion that the people the king most needed were his counselors। कुछ लोगों ने ये ओपिनियन दिया कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो किंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलर्स की, मतलब कि उसको सुझाव देने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अदर्स सेड दैट द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि पुजारियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। एंड सम सेड द डॉक्टर्स एंड वाइल सम सेड द वेरियस, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर ही राइट मैन है। और कुछ लोगों ने कहा कि जो मेधावी, जो वैरियर्स होते हैं, जो लड़ाई करते हैं, लड़ाई में जीतते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वीर होते हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अप टू द थर्ड क्वेश्चन, अब जो थर्ड क्वेश्चन था उसके बारे में लोगों ने क्या विचार दिए। एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो था कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। सम इंसिस्टेड दैट द साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों ने कहा कि जो साइंस है, मतलब विज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया के अंदर। अदर्स मेंटेन्ड इट वाज अ स्किल इन वारफेयर एंड अदर्स सेड सम रिलीजन, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि मतलब हमें वारफेयर मतलब जो लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने कहा कि धर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द किंग एग्रीड विद नन ऑफ द आंसर्स एंड रिवॉर्डेड नो वन। अब किंग जो था,
जो राजा था जिसने ये सवाल पूछे थे वो किसी की भी बात से सहमत नहीं हुआ। एग्रीड मतलब सहमत नहीं हुआ किसी की बातों से। नन ऑफ द आंसर, किसी की भी आंसर से सहमत नहीं हुआ। एंड रिवार्डेड नो वन, और उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया। ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट, सभी के आंसर जो थे अलग अलग थे। ही मेड अप हिज माइंड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज नॉन फार एंड वाइड फॉर हिज विजडम। उसने अपना माइंड बनाया, उसने सोचा, किंग ने सोचा कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट कौन होते हैं? मतलब जो जिनके पास ज्ञान ध्यान इस तरह के जो लोग होते हैं, या यू कैन से संत सेंट वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं। तो उसने सोचा कि मैं उसके पास जाऊंगा जिसको कि बहुत ज़्यादा विजडम के लिए, उसके ज्ञान के बारे में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ही लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा घने जंगल में रहता है। डेंस मतलब घना, घने जंगल में रहता है। एंड रिसीव नन बट द कॉमन फॉक, और वो किसी भी पर्सन को मतलब एक स्पेशल अटेंशन नहीं देता, मतलब वो कॉमन लोगों से ही मिलता है। मतलब अगर हम कह दें कि ये किंग है या फिर, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हर्मिट है, वो जो पुजारी है या फिर वो जो सेंट है वो ज़्यादा ध्यान देगा राजा के ऊपर, तो वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है। तो राजा ने सोचा कि मैं उसके पास जाऊंगा और वो एज अ कॉमन पर्सन जाऊंगा ताकि वो मुझे अच्छे से सुने और मुझे एक कॉमन पर्सन की तरह वो जवाब दे। तो किंग ने क्या किया? द किंग ड्रेस्ड अप इन सिंपल क्लोथ्स। किंग ने क्या किया? उसने सिंपल कपड़ों में अपने आप को ड्रेसअप किया। एंड आफ्टर ही डिस्कार्डेड हिज फाइनरी फॉर द टाइम बीइंग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। उसने क्या किया? डिस्कार्ड मतलब अपनी जो अच्छी वेशभूषा थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उससे छुटकारा पा लिया, उससे उसको साइड पे कर दिया, मतलब उसने उसको उतार के रख दिया। एंड फाइनरी मतलब कि बहुत ज़्यादा शोई उसकी जो ड्रेसेस थे, उसके ऊपर चमकीला या फिर कुछ नग वगैरह लगे हुए थे, उसको उसने उतार के साइड पे रख दिया और उसने सिंपल क्लोथ्स डाल दिए। ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, और वो घर से निकल पड़ा। डिसमाउंटेड मतलब घर से निकल पड़ा अपने हॉर्स पर, अपने घोड़े पर। लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड्स को भी उसने पीछे छोड़ दिया। ही वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, और वो अकेला गया उस सेंट से मिलने के लिए, वो अकेला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, जैसे ही किंग पहुंचा, द हर्मिट ग्रीटेड हिम बट कंटिन्यूड टू डिग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो जब किंग वहाँ पर पहुंचा तो जो हर्मिट था, जो वहाँ पर जो सेंट था, उसने उसका अभिवादन किया। ग्रीटेड मतलब उसको विश किया, उसका अभिवादन किया, उसका स्वागत किया। लेकिन फिर भी वो अपना काम करता रहा। वो अपने घर के आगे एक गड्ढा खोद रहा था, उसका वो काम उसने जारी रखा। बीइंग फ्रेल एंड वीक ही ब्रीथ्ड हैवीली, और वो जो पुजारी था, जो सेंट था, वो बहुत ज़्यादा फ्रेल मतलब बहुत ज़्यादा डेलिकेट यू कैन से, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है काम करने की, और वो वीक था, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो वो क्या था? ही ब्रीथ्ड हैवीली मतलब उसको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था। एज ही स्टक द स्पेड इन टू द सॉइल ईच टाइम, मतलब वो जितनी बार भी अपनी स्पेड को स्पेड मतलब जिससे हम वो खुदाई करते हैं, उस पेड़ को वो जितनी बार भी अंदर डालता, वो जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि वो थक चुका था। द किंग सेड टू हिम, जो किंग था उसने उसको बोला, आई हैव कम टू यू टू सीक आंसर्स, मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। सीक द आंसर्स टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। दैट हैव बिन बॉदरिंग मी, जो मुझे परेशान कर रहे हैं। फर्स्टली हाउ कैन आई डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि मैं सही टाइम पर सबसे मतलब सही काम सही टाइम पर कैसे कर सकता हूँ। सेकेंडली हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड टू हुम आई शुड पे मोर अटेंशन, और कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और किन को पर मुझे ध्यान देना चाहिए। लास्टली व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई इमीडिएट एक्शन, और थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है कि कौन सा काम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए, कौन सा ऐसा काम है। अब क्या हुआ, जब उसने ये सवाल पूछे तो जो हर्मिट था, वाइज हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई बट कॉन्टिन्यूड डिगिंग द सॉइल। जो हर्मिट था उसने कोई भी बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, जो वो सेंट था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने क्या किया? वो अपनी सॉइल को था डिग करता रहा, उसको खुदाई करता रहा। द किंग फर्दर सेड, और किंग ने दोबारा कहा, लेट मी डिग द सॉइल फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए ये सॉइल को डिग करने दो, मुझे खुदाई करने दो। एज यू लुक टायर्ड, क्योंकि तुम थके हुए लगते हो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। द हर्मिट गेव हिम द स्पेड एंड सैट डाउन थैंकिंग द किंग। जो हर्मिट था, जो सेंट था, उसने क्या किया? अपनी स्पेड उसको दे दी, जो कुदाली थी उसने अपनी उसको दे दी, और किंग को धन्यवाद करते हुए वो साइड पे जाकर बैठ गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स मतलब 2 फ्लावर बेड्स यू कैन से, जो क्यारियाँ होती हैं उनको बोलते हैं बेड्स, फूलों की क्यारियाँ होती हैं, उनको खोद के हम बनाते हैं ना, जगह बनाते हैं जिसके अंदर हम फ्लावर्स लगाते हैं या फिर हम कोई भी अगर खेती करना चाहते हैं उसको बनाते हैं। तो जब किंग ने वो 2 क्यारियाँ बना दी, द किंग
रिपीटेड द क्वेश्चन बट द हर्मिट केप्ट क्वाइट। किंग ने दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट किए, लेकिन फिर भी जो हर्मिट था उसने वो चुप ही रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवर्स पास्ड एंड द सन वॉज अबाउट टू सेट। बहुत सारे घंटे बीत गए और जो सूरज था वो डूबने वाला था। द किंग लुक्ड एट द हर्मिट एंड सेड, आई केम टू यू फॉर आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। कि मैं तुम्हारे पास आया था कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन नॉट गिव मी एनी डू टेल मी। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम। मैं घर वापस चले जाऊँगा। द हर्मिट सडनली स्पोक। जो हर्मिट था उसने एकदम से क्या बोला, हेयर कम्स अ मैन रनिंग। वो देखो एक मैन आ रहा है। लेट अस सी हु ही इज़। चलो देखते हैं कि वो कौन है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सा अ मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। किंग ने देखा, टर्न किया और उसने देखा कि एक मैन जो है वो उनकी तरफ भाग कर आ रहा है। आउट ऑफ द वुड, मतलब झाड़ियों के अंदर से वो उनकी तरफ आ रहा है। ही हेल्ड हिज स्टमक टाइटली विद ब्लड ओजिंग आउट एंड फेल डाउन मोर्निंग विद पेन। और उसने अपना पेट पकड़ रखा था और उसके अंदर से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। मोर्निंग मतलब कराहना, दर्द से कराह रहा था। द किंग एंड द हर्मिट इमीडिएटली ट्राइड टू हेल्प हिम। जो किंग और जो साधु था, वो जो सेंट था, उसने हेल्प करने की कोशिश की। एकदम से उसकी तरफ वो लग गए, उनकी तरफ वो सारा ध्यान लग गया और उन्होंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। द किंग क्विकली क्लीन्ड हिज वाउंड एंड बैंडेज्ड हिम। जो किंग था उसने जल्दी से उसका जो घाव था उसको साफ किया और उसके ऊपर बैंडेज लगाई। द मैन रिवाइव्ड आफ्टर सम टाइम एंड वॉज टेकन इन टू द हट। जो मैन था रिवाइव्ड मतलब उसको होश आ गया, मतलब वो एक बेहोश हो चुका था दर्द के कारण, तो उसको मैन को क्या हो गया, होश आ गया थोड़े टाइम के बाद और उसको हट के अंदर ले जाया गया। जो झोपड़ी थी हर्मिट की, जो साधु की झोपड़ी थी, उसके अंदर ले जाया गया। आफ्टर अ नाइट्स पीसफुल स्लीप एंड ही अवोक ही सा दैट द किंग वॉज ऑल्सो अवेक। कुछ टाइम के बाद, रात को पूरे अच्छी स्लीप, अच्छी तरह सोने के बाद जब वो जागा तो उसने क्या देखा कि जो किंग था वो जाग रहा था। द बियर्डेड मैन सेड इन अ प्लीडिंग टोन, फॉरगिव मी ओ माइटी किंग। जो बियर्डेड मैन था, मतलब जो वो आदमी था जिसको चोट लगी हुई थी, उसने रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो ओ माइटी किंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज टेकन अबैक एंड सेड। जो किंग था वो एकदम से हैरान रह गया और उसने क्या कहा, बट आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मतलब उसने बोला, किंग ने बोला कि लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं कुछ इस तरह का भी बात नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। मतलब तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो। द बियर्डेड मैन एक्सप्लेन। वो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने क्या एक्सप्लेन किया, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ, जिसने की तुमसे बदला लेने की ठान रखी थी, कसम खाई थी। स्वोर मतलब कसम खाई थी, रिवेंज मतलब बदला लेने की। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे जो भाई था उसको निकाल दिया था। एग्जीक्यूटेड मतलब उसको कैरिड आउट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब तुमने उसको मृत्यु की सज़ा दी थी, मतलब तुमने उसको जेल में डाल दिया था और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। और मुझे पता था कि तुम अकेले ही उस साधु से मिलने के लिए गए हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू। और मैंने सोचा था, पूरा पक्का इरादा बना लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा जब तुम वापस आओगे। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैं तुम्हारे ऊपर एक सरप्राइज़ अटैक करूँगा, मतलब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा अटैक करूँगा जिसके बारे में तुम्हें पहले से कोई पता ही नहीं होगा और तुम संभल नहीं पाओगे और मैं तुम्हारे पर इजीली विजय प्राप्त कर लूँगा। देन आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स। लेकिन तभी मुझे रास्ते में तुम्हारे बॉडी गार्ड्स मिले। दे रिकॉग्नाइज मी। उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी। और मुझे उन्होंने घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम। मैं उनसे बचकर निकल गया। एंड शुड हैव ब्लड टू डेथ। और मैंने मर जाना था, मतलब मेरे इतना ज़्यादा खून बह गया था कि मैंने मर जाना था। एंड हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, कि अगर तुमने मेरे घावों को मेरे जख्मों पर अगर तुमने मरहम ना लगाया होता, अगर तुमने उस पर पट्टी ना की होती तो मैं मर चुका होता। आई विश टू किल यू। मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same and forgive me. अब उसने क्या कहा, उस दाढ़ी वाले आदमी ने क्या कहा
कि अब मैं सारी ज़िंदगी, अगर तुम चाहो तो मैं सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज़ योर फेथफुल स्लेव, मतलब तुम्हारे वफादार नौकर की तरह पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड मैं अपने सन्स को, मेरे जो बेटे हैं उनको भी यही कह के जाऊँगा, सेम यही करने के लिए कह कर जाऊँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज मूव्ड एंड ही फॉरगेव हिम। जो किंग था वो उसकी बातों ने प्रभावित कर दिया और उसने उसको माफ़ कर दिया। He said he would also send his servants and his own physician to attend to him as well as restore his property. उसने बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा और अपने खुद के फिजिशियन, मतलब जो मेरे वो फिजिशियन यू कैन से, जो दवाई वगैरह लगाते हैं, या फिजिशियन यू कैन से मेडिकल, जिनको नॉलेज होती है, काइंड ऑफ डॉक्टर ओनली, तो मैं उनको भेजूंगा और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कर दूंगा। दस ही हैड मेड पीस विद एन एनिमी एंड गेन्ड अ फ्रेंड इंस्टेड। तो इस तरह से उस किंग ने क्या किया, उसने शांति बना ली थी और एक जो उसका दुश्मन था उसको फ्रेंड बना लिया था, मतलब अपने जो दुश्मन को फ्रेंड में तब्दील कर लिया था, मतलब इस इवेंट के दौरान। द किंग took leave of him and went out looking for the hermit who was sowing seeds in the beds the king had dug the day before. जो किंग था उससे बात करने के बाद, उस दाढ़ी वाले आदमी से बात करने के बाद कमरे से बाहर निकला, हट से बाहर निकला और बाहर उसको ढूंढने के लिए, हर्मिट को ढूंढने के लिए गया, मतलब साधु को ढूंढने के लिए गया, जो कि क्या कर रहा था, साधु क्या कर रहा था, वो सीड्स बो रहा था, मतलब बीज बो रहा था उन बेड्स में, उन क्यारियों में जो कि किंग ने एक दिन पहले खोदी थी। द किंग सेड टू हिम, जो किंग था उसने बोला, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। द हर्मिट लुक्ड एट हिम एंड सेड, जो हर्मिट था, जो साधु था, उसने उसकी तरफ देखा और क्या कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो आंसर मिल चुका है। आई नो फॉर सर्टन, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें आंसर मिल चुका है। If you had not dug these beds and gone your way, that man would have tried to kill you. अगर तुमने इन बेड्स को ना बनाया होता, मतलब इन क्यारियों को ना खोदा होता और तुम मेरी बात सुने बिना, मेरा काम किए बिना यहाँ से चले गए होते, तो जो मैन तुम्हें मारने के लिए आया था वो तुम्हें मार चुका होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द सॉइल, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम इस सॉइल को डिग कर रहे थे, इस सॉइल को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं था मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन जिससे तुम बात कर रहे थे। टू डू मी अ गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए भलाई का काम करना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था, मेरी हेल्प करना। लेटर व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर अटेंडिंग टू हिम, जब वो तुम्हारे पास आया, वो आदमी भागकर तुम्हारे पास आया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसको अटेंड कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट लुक्ड आफ्टर हिम ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो अगर तुमने उसकी देखभाल ना की होती तो वो मर चुका होता, तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना मर चुका होता, और क्या होता, मतलब उसकी जो सारी प्रजा थी, उसकी जो राज्य था, वो तुम्हारे खिलाफ हो चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड ऑल दैट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो इसलिए वो उस टाइम पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन था, वो आदमी था, वो दाढ़ी वाला आदमी था, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था, उसकी हेल्प करना। रिमेंबर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमेशा याद रखना। देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक टाइम है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नाउ, मतलब जो अभी का टाइम है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सिंस इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव एनी पावर, क्योंकि सिर्फ यही टाइम है जब तुम्हारे पास पावर है, क्योंकि जो समय बीत गया वो तो चला गया तुम्हारे हाथ से, तुम उसको बदल नहीं सकते, और जो समय आने वाला है उसके बारे में तुम सोच सकते हो, उसके बारे में तुम पहले से ही कुछ नहीं बदल सकते। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, जिस टाइम में अभी तुम हो उसको तुम बदल सकते हो, उसको तुम रोक सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम कुछ भी कर सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इज़ ही विद हुम यू आर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वो है जिसके साथ तुम हो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर डीलिंग्स with whether he will ever have dealings with any other person, and what is most necessary is to do him good.
और इसलिए उसने बोला कि इम्पोर्टेंट सबसे पर्सन इम्पोर्टेंट कौन है, जो तुम्हारे साथ है, जिस टाइम पे जो तुम्हारे साथ है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जो तुम्हारे साथ पर्सन है उसको उसके लिए कुछ भला काम करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पज लोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, मतलब इसी काम के लिए, मतलब दूसरों का भला करने के लिए ही हमें ये मानस का जन्म मिला है, मतलब एक मनुष्य का जन्म हमें मिला है ताकि हम लोगों का भला कर सकें। The king bowed with respect as he had got the right answers to his questions and took leave of the hermit. अब किंग ने क्या किया, अपना सिर झुकाया, श्रद्धा से अपना सिर झुकाया हर्मिट के आगे, उस साधु के आगे, और क्योंकि अब उसको आंसर्स मिल चुके थे, उसके क्वेश्चंस के सही जवाब उसको मिल चुके थे। एंड टुक लीव ऑफ द हर्मिट, और फिर वो उस हर्मिट से विदा लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 important questions, class 6 book Roots and Wings and chapter 6. I hope you all understood it. Thank you very much and subscribe the channel for more videos.